फिलहाल मैंने दोबारा शुरुआत इसकी कर दी है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, आधार मुद्रा क्या होती है या प्रारक्षित मुद्रा क्या होती है। तीनों का मतलब सेम होता है। उच्च शक्ति मुद्रा जिसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी कहते हैं, आधार मुद्रा जिसको बोलते हैं बेस मनी, प्रारक्षित मुद्रा जिसको रिजर्व मनी बोलते हैं। तीनों का मतलब सेम होता है। इनके नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि स्रोत और प्रयोग की दृष्टि से इनको परिभाषित किया जाता है। तो जो इनके फंक्शन हैं, इन फंक्शन के आधार पर इनके नाम अलग अलग भले हो जाते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। चाहे आप उच्च शक्ति मुद्रा कह लीजिए, चाहे आधार मुद्रा कह लीजिए या प्रारक्षित मुद्रा कह लीजिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इनके नाम आखिर अलग अलग क्यों हो जाते हैं। इनकी परिभाषा अगर देखी जाए, परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो इनकी परिभाषा दो तरीके से परिभाषित की जाती है। ये देखा जाता है, एक स्रोत की दृष्टि से परिभाषित किया जाता है और एक प्रयोग की दृष्टि से परिभाषित किया जाता है। आइए समझते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा, जिसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या रिजर्व मनी। मुद्रा, जो मुद्रा है, हम देखते हैं कि ये मुद्रा का स्रोत क्या है। तो स्रोत की दृष्टि से भी इसको परिभाषित किया जाता है। फिर देखते हैं कि मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो इस दृष्टि से भी इसको परिभाषित करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं स्रोत की दृष्टि से। भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है, एक आरबीआई जारी करता है, दूसरा भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। यानी जो नई मुद्रा जारी की जा रही है, इस मुद्रा का स्रोत क्या है? पहला स्रोत है आरबीआई, दूसरा भारत का वित्त मंत्रालय। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई 2 रुपये या 2 से अधिक मुद्रा जो है आरबीआई जारी करता है, नई नई मुद्रा वो छापता है। 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं या 1 रुपये से जो कम की मुद्रा होती है, वर्तमान में तो केवल 1 रुपये की मुद्रा छापी जा रही है, तो 1 रुपये की जो मुद्रा होती है इसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। और जो 2 रुपया या उससे अधिक जो मुद्रा होती है इसे आरबीआई जारी करता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखा जाए, जो हमारी मुद्रा है रिजर्व बैंक मनी, रिजर्व बैंक द्वारा जो मुद्रा जारी की जाएगी उसको बोलेंगे रिजर्व बैंक मनी, रिजर्व बैंक मनी। और जो मुद्रा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी उसको बोलेंगे एफएमएम, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री मनी। तो मुद्रा 2 जगह से जारी की जा रही है, एक आरबीआई के द्वारा और एक भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा की योग को ही हम बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी और रिजर्व मनी। तो स्रोत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत सरकार का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा, दोनों की योग को बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा। जो आरबीआई जारी करेगा उसको बोलेंगे आरबीएम, रिजर्व बैंक मनी। जो वित्त मंत्रालय जारी करेगा उसको बोलेंगे एफएमएम, फाइनेंस मिनिस्ट्री मनी। इन दोनों मुद्राओं को जब हम जोड़ देंगे तो इसी को व्यक्त करते हैं, एच बोलते हैं, एच से इसको व्यक्त करते हैं, एच बराबर आरबीएम प्लस एफएमएम। यानी ये जो एच है ये हमारे जो है हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिल गया, एक हो गया एच बराबर आरबीएम प्लस एफएमएम, रिजर्व बैंक मनी और फाइनेंस मिनिस्ट्री मनी। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा हाई पावर्ड मनी, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा। तो ये जो परिभाषा है ये स्रोत की दृष्टि से है कि ये जो मुद्रा है आखिर कहाँ से आ रही है, कहाँ से जारी की जा रही है। अब देखते हैं कि इस मुद्रा का प्रयोग जो है, इस मुद्रा का प्रयोग कौन करता है। तो प्रयोग की दृष्टि से भी जो है हम जो है उच्च शक्ति मुद्रा को परिभाषित करेंगे, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा को परिभाषित करेंगे। जो नई मुद्रा जारी की जाती है ये जाता किसके पास है? पहले बात तो कुछ मुद्रा जनता के पास होती है कैश के रूप में, यानी कुछ मुद्रा को जनता धारित कर लेती है, जिसको हम सी से व्यक्त करते हैं। जनता के पास धारित मुद्रा, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक, आम जनता
के पास जो मुद्रा होती है नकदी रूप में, कैश फॉर्म में जो मुद्रा उनके पास होती है, उसको हम सीसी रद्द करते हैं। यानी जो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के द्वारा जो मुद्रा जारी की गई है वो बैंकों के माध्यम से जनता के पास पहुंचता है, तो कुछ पैसा जनता के पास रह जाता है और कुछ पैसा बैंकों के पास हो जाता है। बैंकों की रिजर्व, जनता क्या करती है, अपने पैसे को बैंकों के पास जमा करती है, तो बैंक उस पैसे का करता क्या है, कुछ पैसे को जो है बैंक जो है नकदी रूप में अपने पास रिजर्व रखता है और कुछ पैसे को, कुछ मुद्रा को बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जमा कर देता है। यानी बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ हिस्सा क्या करता है, आरबीआई के पास जमा करता है और कुछ हिस्सा बैंक ऋण भी देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पैसा जा कहाँ रहा है। एक पैसा जो जनता के पास है, कुछ बैंकों के रिजर्व के रूप में बैंकों के पास पड़ा हुआ है और कुछ पैसा बैंकों का जो आरबीआई के पास जमा हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे सी जनता के पास धारित मुद्रा, दूसरा आर बैंकों का रिजर्व, जो बैंकों के पास रिजर्व पड़ा रहता है, तीसरा ओडी अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक विद सेंट्रल बैंक, बैंकों की जो अन्य जमाएं हैं जो कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास है वो मुद्रा, बैंकों के पास जो रिजर्व कैश फॉर्म में उनके पास पड़ा हुआ है वह मुद्रा, और जनता के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो मुद्रा, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एच होता है वह एच बराबर होता है सी प्लस आर प्लस ओ डी। ये सी का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आर का मतलब रिजर्व ऑफ बैंक, ओ डी का मतलब हुआ अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रारक्षित मुद्रा होती है या आधार मुद्रा होती है या जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, इसकी परिभाषा दो रूपों में दी जा रही है। स्रोत की दृष्टि से अगर कहा जाए, जो हमारी प्रारक्षित मुद्रा होती है या जो आधार मुद्रा होती है या जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, यह आरबीआई के द्वारा जारी मुद्रा तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी मुद्रा के योग के बराबर होती है। अगर हम प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनता के पास धारित मुद्रा, बैंकों के पास पड़ा रिजर्व तथा बैंकों की अन्य जमाएं जो आरबीआई के पास है, इन तीनों के योग को क्या कहेंगे, उच्च शक्ति मुद्रा, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। प्रयोग वाले में हम देख रहे हैं कि बैंकों के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, बैंकों का कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, कुछ पैसा जनता के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसलिए जो है ये जो मुद्रा जारी की गई थी आरबीआई और वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो कि तीन जगह रिजर्व हो गई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रारक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी बोलते हैं। बेस मनी आधार मुद्रा है। ये जो मुद्रा होती है ये अर्थव्यवस्था की जान होती है, लाइफ लाइन होती है। बिना इस मुद्रा के जो है अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। जो है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है, उस मुद्रा का जो है अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान होता है। इस मुद्रा के माध्यम से बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। अगर ये मुद्रा नहीं जारी की जाएगी, नहीं होगी, तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्रा है एक अर्थव्यवस्था की जान है, एक आधार है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस मुद्रा को बेस मनी आधार मुद्रा कहा जाता है, और इसको हाई पावर्ड मनी उच्च शक्ति मुद्रा क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पावर ऑफ मनी, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। तो इस पैसे में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है। हम इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर समझेंगे, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है या बैंकों का साख निर्माण अधिक हो जाता है, या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम पड़ जाए, या बैंकों का साख निर्माण जो है कम पड़ जाए, या जब अर्थव्यवस्था में महंगाई का दौर होता है, मुद्रास्फीति का दौर होता है, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, या अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर होता है, ये सारी समस्याएं जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं पे अगर कोई नियंत्रित करता है, अगर नियंत्रण होता है,
तो इसी मुद्रा के द्वारा जो है, इसी जो है मुद्रा के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, या अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर है तो उस पर नियंत्रित किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो गई या बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन अधिक हो रहा है, तो जो है आरबीआई जो क्या करती है, इस मुद्रा के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। यानी इस मुद्रा में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति होती है, इस मुद्रा के माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। तो इसलिए जो इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, आधार मुद्रा क्या होती है, या प्रारक्षित मुद्रा क्या होती है, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या रिजर्व मनी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति, पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उच्च मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा के बारे में हम लोगों ने देखा। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि आधार मुद्रा क्या होती है। आधार मुद्रा केंद्रीय बैंक तथा सरकार के द्वारा जारी मुद्रा के योग के बराबर होती है। आज हम लोग समझेंगे कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। मुद्रा की पूर्ति, इसको सामान्य मुद्रा भी कहते हैं, ऑर्डिनरी मनी भी कहते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं मुद्रा की पूर्ति होती क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी समय विशेष में मुद्रा की कुल पूर्ति केंद्रीय बैंक एवं सरकार के द्वारा जारी मुद्रा यानी एच के कुछ गुने के बराबर होती है। यानी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जो मुद्रा जारी करता है, और भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो जो मुद्रा जारी करता है, दोनों मुद्राओं का जो योग होता है इसको हम बोलते हैं आधार मुद्रा। तो जो हमारी जो आधार मुद्रा होती है, इस आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर जो मुद्रा की पूर्ति होती है, सप्लाई ऑफ मनी होती है। यानी जो हमारा यच है, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति जो मुद्रा है, इसके कुछ गुने के बराबर जो होती है मुद्रा की पूर्ति होती है। मुद्रा की पूर्ति को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एम बराबर होता है एम एच, जहाँ पे जो स्मॉल एम है ये मुद्रा गुणक है। हम लोग इसको समझेंगे कि मुद्रा गुणक क्या होता है आगे। और जो कैपिटल एच है ये उच्च शक्ति मुद्रा या आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा है, जैसा कि आप जानते हैं। और जो यम है ये मुद्रा की पूर्ति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम गुना है, यानी कुछ गुने के बराबर है। यच क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा है। यानी आरबीआई जो मुद्रा जारी करती है और भारत सरकार जो मुद्रा जारी करती है, इन दोनों का जो योग होता है इसको बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा, बोलते हैं यच बोलते हैं। और ये जो हाई पावर जो मनी होती है, उच्च शक्ति जो मुद्रा होती है, इसके कुछ गुने के बराबर होती है हमारी मुद्रा की पूर्ति होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो है कि मुद्रा की पूर्ति रियल में होती क्या है। सपोज कीजिए कि केंद्रीय बैंक और सरकार का जो विभाग है वित्त मंत्रालय, दोनों मिलके जो है मुद्रा जारी करते हैं। कितना मुद्रा जारी करते हैं, 1000 करोड़। 1000 करोड़ के बराबर जो है आरबीआई और भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, दोनों मिलके नई मुद्रा जारी करते हैं जो कि 1000 करोड़ के बराबर है। तो मुद्रा जो आती है ये आती है बैंकों के माध्यम से आती है। सपोज कीजिए बैंकों को ऋण की जरूरत थी और आरबीआई ने नई मुद्रा जारी की और वो बैंकों को मिल गया। तो बैंकों को जो ऋण के रूप में 1000 करोड़ रुपया मिला। अब बैंक ने क्या किया कि इस 1000 करोड़ को जो है व्यापारी जो वर्ग है, जो उद्योगपतियों का जो वर्ग है, उसको बैंकों ने जो है बैंक ने उधार दे दिया, ऋण दे दिया, लोन के रूप में दे दिया। हालांकि जो 1000 करोड़ जो मुद्रा जारी की गई है वो केवल एक बैंक को नहीं मिला होगा, बहुत सारे बैंकों को मिला होगा। तो सभी बैंकों ने मिलकर क्या किया, वो 1000 करोड़ जो रुपया है वह व्यापारी जो उद्योगपति है उनको एक ऋण के रूप में जो है लोन के रूप में दे दिया। अब बैंक को फायदा क्या है, बैंक ने जो 1000 करोड़ का जो लोन दिया है
इस पर उस बैंक को ब्याज मिलेगा। हालांकि बैंक को भी ब्याज देना होगा, किसको? आरबीआई को देना होगा, क्योंकि आरबीआई से भी बैंक ने क्या लिया है? ऋण लिया हुआ है। तो आरबीआई सपोज कीजिए अगर बैंक को 5% सालाना ब्याज की दर से अगर ऋण चार्ज करती है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक जब किसी को ऋण देगा तो 5% से अधिक देगा। मान लीजिए 8% ऋण दे रहा है, तो यहाँ पर बैंक 3% क्या कर रहा है? 3% ब्याज बैंक कमा रहा है। 5% दे देगा आरबीआई को और 3% स्वयं रख लेगा। तो इस 1000 करोड़ का जो 3% जो है, मान लेते हैं सालाना जो है ब्याज बैंक को मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पे। अब 1000 करोड़ किसके पास आया? व्यापारी के पास आया, उद्योगपतियों के पास आया। तो व्यापारी वर्ग ने क्या किया? इस 1000 करोड़ को जो है जमींदारों से उनकी जमीनें खरीद ली, शहर और बसाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो व्यापारी वर्ग ने 1000 करोड़ का जो है क्या खरीद लिया है? जमीन, भूमि खरीद ली कुछ शहर बिल्डिंग बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए। तो व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा, क्योंकि जो भी व्यापारी वर्ग जमीन खरीदेगा उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर व्यापारी वर्ग उस पर शहर या बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, तो उसे बेचेगा तब भी कमाएगा व्यापारी। तो यहाँ पे व्यापारी वर्ग भी, इसका भी काम हो रहा है, ये भी अर्न करेगा, बैंक को ब्याज मिलेगा, इसका भी काम हो रहा है, आरबीआई को भी ब्याज मिलेगा, उसका भी काम हो रहा है। अब व्यापारी वर्ग से जो पैसा जो जमींदारों को जो मिला था 1000 करोड़, तो जमींदारों ने लगा कि हमारी जमीनें तो बिक गई हैं, ऐसा करते हैं कि हम किसानों से उनकी जमीनें खरीदते हैं दोबारा। तो जमींदारों ने क्या किया? इस 1000 करोड़ रुपए की जो है किसानों से उनकी जमीनें खरीद ली। देखिए, पैसा बैंक के पास आया, बैंक से व्यापारी के पास गया, व्यापारी से जमींदारों के पास गया, जमींदारों से जो है पैसा किसानों के पास आ गया। किसानों ने अपनी जमीन बेची और पैसा किसानों को मिल गया। अब किसानों के पास पैसा आया है, तो किसानों को लगा पैसे को मैं बैंक में जमा कर दूं। तो बैंक, किसानों ने क्या किया? सारा पैसा मान लेते हैं 1000 करोड़ जो बैंक के पास जमा कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ने 1000 करोड़ का ऋण लिया आरबीआई से, और 1000 करोड़ बैंक ने ऋण दे दिया व्यापारी को। और देख रहे हैं कि घूमते फिरते जो 1000 करोड़ बैंक को फिर मिल भी जा रहा है। अभी जो है बैंक को अपना ऋण लेना है, व्यापारी से ऋण लेना है भाई, लेकिन इधर किसानों ने जो है 1000 करोड़ और जमा कर दिया। तो बैंक अगर चाहेगी तो इस 1000 करोड़ रुपये जो दोबारा जमा हुआ है उससे भी वो पैसा बना सकती है, उससे भी ऋण देकर पैसा प्रॉफिट कमा सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैसा जो है किन किन हाथों से गुजरा। 1000 करोड़ बैंक के पास आया, व्यापारी के पास आया, जमींदार के पास आया, किसानों के पास आया, फिर बैंक के पास आ गया। अगर देखा जाए आरबीआई तथा भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय जो मुद्रा जारी की गई थी वो तो 1000 करोड़ जारी की गई थी, लेकिन जो 1000 करोड़ जो जारी की गई थी इसकी पावर कितनी थी, इसकी शक्ति कितनी थी, ये कितने हाथों से होकर गुजरी है। इसने बैंक का भी काम, बैंक को भी प्रॉफिट दिया, बैंक का भी काम हुआ, 1000 व्यापारी को मिला, व्यापारी जो वर्ग थे, जो उद्योगपति वर्ग थे, इनको भी फायदा हुआ, ये भी कमाए, जमींदारों को मिला, जमींदार भी कमाए, किसानों को मिला, जो किसानों ने जो बैंक में जमा कर दिया तो किसानों को भी ब्याज मिलेगा। देख रहे काम सबका हो रहा है, लेकिन पैसा कितना था? रियल में जो मुद्रा जारी की गई थी वो तो 1000 करोड़ ही जारी की गई थी, लेकिन बटा कितने लोगों में? 5 लोगों के पास पहुंच गया। इसको भी 1 करोड़, 1000 करोड़ इसको भी मिला, बैंक को भी 1000 करोड़ मिला, 1000 करोड़ व्यापारी को भी मिला, 1 करोड़ जमींदार को भी मिला, 1000 करोड़ किसानों को भी मिला, फिर 1000 करोड़ जो है बैंकों के पास भी आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हाथों से 1000 करोड़ की राशि गुजरी है और सबका काम हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो 5 है यही हमारा क्या है? मुद्रा गुणक है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखा जाए यम का मान अगर हम 5 रख दें गुणे यच,
आरबीआई ने जो मुद्रा जारी की थी, जो नई मुद्रा जारी की थी, कितना था? 1000 करोड़। बराबर कितना आ जाएगा? 5000 करोड़। 5 गुणे 1000 यानी 5000 करोड़। मतलब है कि आरबीआई ने जो मुद्रा जारी की थी, जो नई मुद्रा जो जारी की गई थी 1000 करोड़, इसकी मुद्रा की पूर्ति, इसकी सप्लाई कितनी हो रही है? 5000 करोड़ हो रही है। ये इसकी समझ लीजिए पावर है, इसकी पैसे की पावर है। कि रियल में होता क्या है कि हमारे बैंक में, हमारे खाते में अगर 1 करोड़ रुपया है तो वो केवल 1 करोड़ मत उसको समझिए, उसकी जो पावर है, उसकी जो पूर्ति है, उसकी जो सप्लाई है, वो 5 करोड़ भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है। देखना है कि वो पैसा कितने कितने हाथों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि है 1000 करोड़, लेकिन काम सबका हो रहा है। 1000 करोड़ बैंक को भी मिला, 1000 करोड़ व्यापारी को भी मिला, 1000 करोड़ जमींदार को भी मिला, 1000 करोड़ किसानों को भी मिला, 1000 करोड़ फिर बैंक को भी वापस भी मिल जा रहा है। काम सबका आ रहा है, प्रॉफिट सबको मिल रहा है। तो ये होती है मुद्रा की पूर्ति। जो रियल में जो मुद्रा की पूर्ति होती है, ये जारी मुद्रा के कुछ गुने की बराबर होती है। यहाँ पे जो यम है, अगर यहाँ सब स्मॉल यम का मान निकालेंगे, यम देख रहे एच का इसमें गुणा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यम बटे क्या हो जाएगा? यम बटे कैपिटल एच हो जाएगा। तो मुद्रा की पूर्ति कितनी है? ये 5000। और जारी मुद्रा कितनी है? 1000। अगर इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, यानी मुद्रा गुणक कितना है? 5। रियल में जो मुद्रा गुणक होता है, ये होता क्या है? ये मुद्रा की पूर्ति और जारी मुद्रा का अनुपात होता है। मुद्रा की जो मुद्रा गुणक होता है, ये मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा या जो जारी मुद्रा होती है, इसका अनुपात होता है। तो मुद्रा गुणक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति की ये जो परिभाषा है, इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है। हम इसकी दूसरी परिभाषा को भी समझते हैं। पहली परिभाषा में को आपने देखा कि जो मुद्रा जारी की जाती है, उस जारी मुद्रा के कुछ गुने के बराबर मुद्रा की पूर्ति होती है। अब यहाँ पे देखते हैं मुद्रा की पूर्ति का एक दूसरा रूप भी समझते हैं हम लोग जो है। चलिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति उस अर्थव्यवस्था में जारी आधार मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी तथा बैंकों की साख निर्माण के योग के बराबर होती है। बैंकों का जो साख निर्माण है और जो मुद्रा जारी की गई है, दोनों का जो योग होता है वो मुद्रा की पूर्ति होता है। हम लोग इसको भी अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक सारणी है, यम बराबर एच प्लस एच क्या है? हमारी जारी मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, आधार मुद्रा या प्रारक्षित मुद्रा जिसे बोलते हैं। तो जो मुद्रा जारी होती है और इसमें जब हम बैंकों का जो साख निर्माण है, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एम, मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। समझते हैं। ये पहला जो कॉलम है साख निर्माण के चरण है, दूसरा है बैंकों की जमा है, तीसरा है बैंकों का रिजर्व है, चौथा है बैंकों का साख निर्माण। समझते हैं। सपोज कीजिए जो नई मुद्रा जो जारी की जाती है वो है 1000 करोड़, यानी यहाँ पे जो यच का मान है, जो यच का मान है कितना है? 1000 करोड़ है। यच का मान कितना है? 1000 करोड़ है। तो बैंकों के पास आया कितना? 1000 करोड़ आया। और आरबीआई की कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि बैंकों के पास जो भी जमाएं होती हैं उसका कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पे बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है और कुछ हिस्सा आरबीआई के पास भी जमा करना पड़ता है। तो मान लेते हैं बैंकों का जो रिजर्व है उसकी कोई दर है, दर मान लेते हैं 10%। बैंकों का रिजर्व कितना है? 10%। बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होगा उसका कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत बैंकों को अपने पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है। तो बैंकों को मिला 1000 करोड़। आरबीआई ने जो नई मुद्रा जारी की थी वो आया बैंकों के पास, 1000 करोड़ आया। तो इस 1000 करोड़ का जब आप 10% निकालेंगे, 1000 करोड़ का क्या निकालेंगे?
1000 करोड़ का जब आप निकालेंगे 10% यानी 10/100, तो ये कितना आ जा रहा है? लगभग 100 करोड़। तो ये 100 करोड़ क्या हो जाएगा? बैंकों का रिजर्व हो जाएगा, बैंक इसे नकदी के रूप में अपने पास रखेंगे, 100 करोड़। अब 1000 करोड़ में से अगर हम 100 करोड़ घटा दें तो कितना बचेगा? 900 करोड़। तो ये जो 900 करोड़ है, यही है बैंकों का साख निर्माण। यानी बैंकों को जो 1000 करोड़ आरबीआई के द्वारा जो मिला है नई मुद्रा के रूप में, जो 1000 करोड़ बैंकों को मिला है, उसका 10% बैंक जो है रिजर्व के रूप में अपने पास रखेगा। 1000 करोड़ का 10% यानी 100 करोड़ बैंक जो है अपने पास रखेंगे। बाकी जो रकम बचती है 900 करोड़, यही है बैंकों का साख निर्माण। इसका मतलब है कि बैंक जो है इस 900 करोड़ रुपए को अर्थव्यवस्था में ऋण के रूप में बांट सकती है। इससे वो अपना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, साख निर्माण कर सकती है। ये 900 करोड़ जब बैंक क्या करेगी, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, किसानों को, आम जनता को जब ऋण के रूप में बांटेगी, तो बैंकों को इससे ऋण मिलेगा, अंत में मूलधन भी मिलेगा प्लस ब्याज भी मिलेगा। तो ये जो 900 करोड़ बैंकों के पास है, यही है बैंकों का साख निर्माण। फिर क्या हुआ है कि बैंक ने क्या किया है, जो 900 करोड़ रुपया जो अर्थव्यवस्था में जो ऋण के रूप में जो है बैंकों ने जो बांट दिया था, मान लेते वो 900 करोड़ रुपया फिर जमा हो गया, बैंकों के पास जमा हो गया। बैंकों ने जिन जिन लोगों के पास 900 करोड़ रुपया दिया था, सभी लोगों ने बैंक के पास ये 900 करोड़ रुपया जमा कर देती हो गया, बैंकों की जमा हो गया। और आरबीआई का रूल कहता है कि बैंकों की जो जमाएं होती हैं, उसका कुछ हिस्सा बैंकों को रिजर्व के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो 900 का फिर जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 90 करोड़। तो 90 करोड़ जो है बैंक अपने पास रखेगी, और इस 900 में से जब आप 90 घटा देंगे तो बच जाएगा 810 करोड़। तो यहाँ पे बैंक एक बार फिर से क्या करेगी, 810 करोड़ का साख निर्माण करेगी। यानी 810 करोड़ अर्थव्यवस्था में बैंक एक बार फिर बांटेगी। जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन संस्थाओं को, जिन जिन उद्योगपतियों को ऋण की आवश्यकता होगी, बैंक उनको जो इस 810 रुपये में से 810 करोड़ रुपये में से ऋण के रूप में बांट देंगे। बैंक को देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। पहले 900 करोड़ बांटी, उस पर ऋण मिला, ब्याज मिला, मूलधन से पैसा वापस भी आ गया। फिर जो पैसा आया है वापस, इसका 90 करोड़ जो है बैंक ने अपने पास रखा, 810 करोड़ अर्थव्यवस्था में फिर बांट दिया। 810 करोड़ रुपया जब अर्थव्यवस्था में चला गया, कुछ समय बाद मान लेते हैं कि सभी लोगों ने बैंक का से जो ऋण लिया था, ये 810 करोड़ रुपया फिर जमा कर दिया। 810 रुपया बैंक के पास फिर आ गया, तो इसका 10% बैंक क्या करेगी, अपने पास रखेगी। 810 का 10% यानी 81 करोड़ बैंक अपने पास रखेगी, और 810 में से 81 करोड़ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 729 करोड़। तो बैंक इसी तरह क्या करती रहेगी, पैसा लोग उसके पास जमा करते रहेंगे, बैंक पैसा उठा उठा के लोगों के ऋण के रूप में बांटते रहेगी। सपोज कीजिए कि ये जो बैंकों का रिजर्व है, बैंकों का जो रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। बैंक के पास 100 करोड़ ऑलरेडी पहले से है, फिर 90 करोड़ आ गया, फिर 81 करोड़ हो गया। इसी तरह जो 729 करोड़ है फिर जमा के रूप में बैंक के पास आएगा। उसका कुछ हिस्सा जो बैंक फिर रिजर्व रखेगी। मान लेते हैं यह प्रक्रिया, ये स्टेप जो है चलता रहता है, और एक ऐसा समय आता है कि बैंकों का जो रिजर्व है वो खुद 1000 करोड़ हो जाता है। यानी आरबीआई ने जो बैंक को 1000 जो ऋण दिया था, वो टोटल पैसा बैंकों का एक रिजर्व के रूप में फिर से जमा हो गया 1000 करोड़। और बैंकों ने जो अर्थव्यवस्था में जो पैसा बांटा, कई बार बांटा, अगर सारे पैसों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया, मान लेते हैं 4000 करोड़ आ गया। कितना गया, 4000 करोड़ आ गया। सोचिए, जो नई मुद्रा जो जारी की गई थी, बैंकों को जो पैसा मिला था वो 1000 करोड़ मिला था, लेकिन जो है बैंकों ने क्या किया, उस 1000 करोड़ का 4000 करोड़ बना दिया। ये हो गया 4000 करोड़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो 1000 करोड़ है ये जारी मुद्रा है, यानी एच, और ये जो 4000 है ये सीसी है, हमारा सीसी क्रेडिट क्रिएशन, बैंकों का साख निर्माण।
तो 1000 में जो हम क्या जोड़ देंगे, 4000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि 5000 करोड़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है, 5000 करोड़। दोनों तरीकों से राशि सेम आ रही है, 5000 करोड़। जारी मुद्रा कितनी थी, 1000 करोड़। और इसमें अगर देखा जाए 5 हाथों से पैसा गुजरा तो मुद्रा की पूर्ति जो है 1000 गुणे 5, 5000 करोड़ हो गई। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो 1000 करोड़ जो जारी किया गया था और बैंकों का जो शाखा निर्माण कितना हुआ, 4000 का हुआ। तो 1000 और 4000 जोड़ देंगे तो 5000 यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जारी मुद्रा होती है, जारी मुद्रा के कुछ गुने के बराबर मुद्रा की पूर्ति होती है, या बैंकों जो जारी मुद्रा होती है और बैंकों का जो शाखा निर्माण होता है, दोनों के योग के बराबर भी मुद्रा की पूर्ति होती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मुद्रा की पूर्ति को जो है मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास मैंने यहाँ पे किया है। अगर कोई विशेष बिंदु आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम समीकरणों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हाई पावर मनी होती है, जो EH होता है, इसका एक फार्मूला बताया था मैंने हाई पावर मनी का, C+R+OD। हालांकि एक फार्मूला और बताया था EH का, RBM प्लस FMM, दोनों होता है। ये जो होता है ये प्रयोग की दृष्टि से और ये स्रोत की दृष्टि से, ये जो हाई पावर मनी होती है इसका एक फार्मूला होता है। अगर हम इस पर चर्चा करें, इस वाले फार्मूले पे, ये है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता द्वारा धारित मुद्रा। C जो R है बैंकों का रिजर्व है, जो OD है ये अदर डिपॉजिट ऑफ बैंक विथ RBI या सेंट्रल बैंक, बैंकों की अन्य जमाएं जो RBI के पास है। तो EH का एक ये सूत्र है, दूसरा सूत्र ये है। तीसरा का सूत्र की अगर चर्चा करें तो हमको एक मिला है M बराबर जो होता है MH होता है। चौथा सूत्र हमको मिला है M बराबर H प्लस CC। एक सूत्र हमको यहाँ पे और मिल रहा है, CC का मिल रहा है। CC बराबर मिल रहा है D माइनस R। यहाँ से अगर देखा जाए CC बराबर D माइनस R, इस देखो इस D में से हम इस R को घटा रहे हैं, 1000 में से 100 करोड़ घटा रहे हैं तभी हमको 900 करोड़ मिल रहा है। तो ये हमारा D है और ये R है, D माइनस R बराबर क्या है, CC। एक फार्मूला हमको ये मिला। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर देखा जाए M बराबर H प्लस CC है, M बराबर H प्लस CC है। अभी आप देखें कि H का एक फार्मूला ये भी है। अगर हम इस H की जगह ये रख दें, CROD रख दें तो हो जाएगा C प्लस R प्लस OD। यानी इस समीकरण में हम इस H का ये मान रख दे रहे हैं, प्लस जो CC है, CC बराबर क्या होता है, D माइनस R होता है, D माइनस R होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये R प्लस R और माइनस R कट जाएगा, तो M बराबर हमको क्या मिल जाएगा, C प्लस OD प्लस D मिल जाएगा। तो हमको एक नया फार्मूला मिल गया। ये फार्मूला हो गया नंबर 6 हो गया। 7वां फार्मूला हम देख लेते हैं। M बराबर C प्लस OD, ये जो बैंकों की जमाएं हैं, जो D है, जो बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती हैं। एक जो होती है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं, एक होती है टाइम डिपॉजिट जिसको बोलते हैं सावधि जमा। तो D जो होता है, ये होता है DD प्लस TD होता है। बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट। तो हम क्या करते हैं, D की जगह ले देते हैं DD प्लस TD, DD प्लस
TD। तो यहाँ पर हमको एक नया फार्मूला और मिल गया। क्या मिल गया? फार्मूला नंबर 7 मिल गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति और जो आधार मुद्रा होती है, इन पर आधारित बहुत सारे फार्मूले भी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कि RBI जो है CRR के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति या बैंकों के साख पर अपना नियंत्रण कैसे करती है। या हम लोगों ने ये भी देखा कि CR के मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि CRR कैश रिजर्व रेशियो भारत में स्थित जितनी भी बैंकें हैं या भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित समस्त बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है। इसी हिस्से को हम बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक कारक है, एक प्रकार का प्रतिबंध है या RBI द्वारा निर्धारित एक प्रकार का प्रावधान है, एक कानून है जिसको जो है भारत में स्थापित समस्त बैंकों को मानना ही पड़ता है। और इस टूल्स के माध्यम से जो है RBI जो है मुद्रा की पूर्ति या अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है या मुद्रास्फीति का दौर है, इस पर अपना नियंत्रण करती है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, जिसको बोलते हैं सावधिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है। तो ये भी जो है एक प्रकार का मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक कारक है, एक प्रकार का प्रतिबंध है, एक प्रकार का प्रावधान है जिसे RBI ने बनाया है। और इस प्रावधान के अनुसार जो है भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित समस्त बैंकों को, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, चाहे वे निजी क्षेत्र के बैंक हो, चाहे वे विदेशी बैंक हो, यदि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर है तो उनको अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा अपने पास यानी स्वयं के पास रखना पड़ता है। इसी हिस्से को बोलते हैं SLR, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात। CRR की जो दर होती है, CRR का जो हिस्सा होता है उसे RBI के पास रखना पड़ता है और उस हिस्से पे RBI कोई ऋण बैंकों को नहीं देती है। और SLR का जो हिस्सा है, जो इसकी जो नकदी है, इतनी नकदी जो है बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है और इस हिस्से पे भी RBI कोई ऋण नहीं देती है। तो एक दफ़ा RBI ये कहती है कि आप अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा हमारे पास रखिए, जिसको वो कहती है CRR कैश रिजर्व रेशियो। फिर दूसरी दफ़ा वो ये भी कहती है कि आपके पास जो कुल जमाएं हैं उसका एक निश्चित हिस्सा आप स्वयं अपने पास रखिए, जिसको बोलते हैं SLR सावधिक तरलता अनुपात। आगे बढ़ते हैं। SLR का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। जितने भी मात्रात्मक उपकरण हैं, जितने भी मात्रात्मक कारक हैं या प्रतिबंध है, सबका निर्धारण RBI करती है। RBI जो है अपने हाथ में सबका नियंत्रण रखी है। मुद्रास्फीति के समय SLR को बढ़ाया जाता है। हम इसको समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो पूर्ति है और जो SLR है, इनके बीच विपरीत संबंध होता है। SLR जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। तो अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर चल रहा होता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दौर चलता है, महंगाई का दौर चलता है, एक ऐसी स्थिति बनती है अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं और एक जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जिस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, साइड इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था जो है RBI जो है वो काम करती है और मुद्रा की जो पूर्ति है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो सप्लाई है, इस पर नियंत्रण करती है। या बैंकों का जो साख है
बैंकों के पास जो नकदी की उपलब्धता है उस पर नियंत्रण करती है। और क्या करती है, जब महंगाई का दौर होता है तो SLR की दर को RBI बढ़ा देती है। वर्तमान में जो SLR की दर है 18% चल रही है। यानी बैंकों के पास जो भी जमा होगा, मान लीजिए बैंकों के पास जो है 100 करोड़ जमा हो रहा है, उनकी जो कुल मांग जमा जो है वो 100 करोड़ जमा हो रही है। तो 100 करोड़ का जब 18% निकालेंगे तो लगभग आएगा 18 करोड़। तो बैंकों को 18 करोड़ अपने पास रखना पड़ेगा। अगर CRR की दर जो है 4.5% है तो 4.5 करोड़ रुपया जो है RBI के पास रखना होगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है बैंकों को जो है अपने पास RBI के पास रखना पड़ता है। बाकी जो अमाउंट बचेगा, जो शेष अमाउंट बचेगा, वही बैंकों का साख होगा। और उसी पैसे से जो है बैंकें क्या करेंगी, अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगी या जिनको ऋण की जरूरत है उनको ऋण देंगे। तो जब अर्थव्यवस्था में महंगाई का दौर होता है, मुद्रास्फीति का दौर रहता है, तो SLR की दर RBI बढ़ा देती है और CR की दर भी बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कि बैंकों का जो साख है, बैंकों के पास जो नकदी है वो कम पड़ जाती है। जब नकदी कम होगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो सप्लाई है, मुद्रा की जो पूर्ति है वो कम पड़ जाती है। और अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा कम होगी, यानी लोगों के पास जब पैसे कम होंगे तो लोग वस्तुओं सेवाओं की मांग कम करेंगे। जब मांग कम होगी तो कीमतें घटेंगी। जब कीमतें घटेंगी यानी वस्तुएं सस्ती होंगी, तो इससे जो निम्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वह लाभान्वित होगा, उससे प्रॉफिट होगा, उसके लिए एक बेहतर स्थिति बनती है। तो RBI जो है इस तरह से नियंत्रण करती है। इसके जस्ट विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर होता है, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें लगातार घट रही होती हैं, जिसके कारण व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उद्योगों को, विक्रेता को, दुकानदार को, उत्पादक वर्ग को हानि होती है, लगातार हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है RBI क्या करती है, SLR की दर को घटा देती है, CRR की दर को घटा देती है, जिसके कारण बैंकों के पास जो है जो साख है, जो नकदी है, वो ज़्यादा हो जाता है। जब बैंकों के पास साख अधिक हो जाता है, नकदी अधिक हो जाती है, तो बैंकों द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में निवेश या लोगों को अधिक ऋण दिया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की सप्लाई बढ़ती है तो वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो वस्तु सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो इससे जो उत्पादक वर्ग है, जो व्यापारिक वर्ग है, जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्री है, जो विक्रेता है, जो दुकानदार है, उनको प्रॉफिट होने लगता है। तो इस तरह जो है RBI क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति या बैंकों का जो साख है उस पर नियंत्रण करती है। आगे देखते हैं, SLR की अधिकतम दर 40%। वर्तमान में जो है SLR की न्यूनतम दर कोई नहीं है। इसका न्यूनतम, जैसे CR की न्यूनतम दर जो है होती है, लेकिन जो SLR की न्यूनतम दर नहीं है, कुछ भी हो सकती है। CRR की न्यूनतम दर 3% है, लेकिन SLR की न्यूनतम दर नहीं है। RBI जो है 18% से 17%, 15% भी कर सकती है। तो SLR की न्यूनतम दर नहीं होती है, इसकी एक अधिकतम दर होती है जो कि 40% है। समय के साथ, परिस्थितियों के अनुसार RBI इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। वर्तमान में जो SLR की दर है वो 18% है। करंट रेट जो अक्टूबर 2024 में जो ये रेट चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये SLR क्या होता है। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं जिसका आंसर आपको देने हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए, SLR का निर्धारण कौन करता है? SLR का पूरा नाम क्या है? और वर्तमान में SLR की रेट क्या चल रही है?
आज के लिए इतना ही जो है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। समझेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल इकोनॉमिक्स क्लास बाय संतोष चौहान। आज के वीडियो में हम लोग जो है बैंक रेट के बारे में समझेंगे, बैंक दर के बारे में समझेंगे कि ये बैंक रेट होता क्या है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत जो हम लोग जो है एक बार फिर से CRR और SLR को समझ लेते हैं। CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और SLR जिसको बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, सावधिक तरलता अनुपात बोलते हैं। तो CRR और SLR जो है ये कोई रेट नहीं है, ये कोई बैंक दर नहीं है, बल्कि CRR और SLR जो है एक प्रकार का रेशियो है, एक अनुपात है, एक पार्ट है। बैंकों के पास जो कुल जमाएं होती हैं उन जमाओं का एक हिस्सा है जो CRR है। CRR इस प्रावधान के अंतर्गत जो है बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जो है RBI के पास रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो। और जो SLR है, इस प्रावधान के अनुसार जो है बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा खुद के पास कैश फॉर्म में नगद रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो ये हो गया CRR और ये हो गया SLR। ये कोई रेट नहीं है, बल्कि एक अनुपात है, एक रेशियो है जो कुल जमाओं का एक हिस्सा को व्यक्त करती है, और जिसे बैंकों को कुछ RBI के पास रखना पड़ता है, कुछ खुद के पास रखना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बैंक रेट की बात करते हैं, बैंक दर की बात करते हैं, तो यह एक ब्याज की दर है। CRR और SLR यह कोई ब्याज की दर नहीं है, जबकि जो बैंक की दर है, जो बैंक रेट है, यह एक ब्याज की दर है। और इस ब्याज की दर का निर्धारण कौन करता है? RBI करती है। RBI निर्धारित करती है कि बैंक रेट की वर्तमान दर क्या होगी, क्या रहेगी। तो इस दर पे जो है RBI क्या करती है, बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है, 3 महीने से अधिक टाइम के लिए ऋण देती है। या हम कह सकते हैं कि बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर बैंकें RBI से ऋण लेती हैं, या बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर RBI बैंकों को ऋण देती है। तो यहाँ पे एक RBI है और दूसरी तरफ बैंकें हैं, दोनों मिलजुल के जो है RBI द्वारा एक निर्धारित एक बैंक रेट होती है, और इस रेट पे जो है दोनों लोग जो है मुद्रा का लेन देन करते हैं। यहाँ पे जो बैंकें हैं वो RBI से ऋण लेती है, जो RBI है ये बैंकों को ऋण देती है। तो ये लेन देन, एक लेता है दूसरा देता है। तो यहाँ पे लेने और देने का एक रेट होता है जिसको बोलते हैं बैंक रेट, इसका निर्धारण RBI करती है। बैंक दर ब्याज की वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। बैंक दर का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। जितने भी मात्रात्मक कारक हैं, जितने भी उपकरण जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं या बैंकों की साख को प्रभावित करते हैं, तो इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिस पर नियंत्रण RBI का होता है, और इन सारे कारकों का जो निर्धारण है RBI द्वारा ही किया जाता है। चाहे CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, या खुले बाजार की क्रियाएं हों, ये सारे मात्रात्मक कारक हैं। इन सारे कारकों पर का जो निर्धारण है वो RBI द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति के समय बैंक दर को बढ़ाया जाता है, इसको समझते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दौर चल रहा होता है, मुद्रास्फीति यानी कह सकते हैं कि महंगाई,
जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मांग अधिक हो जाती है जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, या जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, मुद्रा की तरलता अधिक होती है, तो उसके कारण वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ जाती है जिसके कारण वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं महंगाई बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जब महंगाई का दौर चलता है, जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इस पर नियंत्रण रखने के लिए जो है आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट की जो दर है उसको बढ़ा देती है। जब बैंक रेट की दर को बढ़ाती है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंकों को जो ऋण देगी उस पर बैंकों को अधिक ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। जब बैंकों को अधिक ब्याज देना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में बैंकें क्या करती हैं, इस हाई रेट पे जो है आरबीआई से मुद्रा की जो मांग है, जो ऋण की मांग है, कम कर देती हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे सपोज कीजिए आप गए बैंक से ऋण लेने के लिए और बैंक ने कहा कि ब्याज की दर हाई चल रही है, आपको ज़्यादा ऋण देना पड़ेगा। अगर इस टाइम ऋण लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ऋण कम लेंगे या तो नहीं लेंगे। तो जब बैंक रेट अधिक होता है तो आरबीआई को जो ऋण मिलता है वो महंगा मिलता है, हाई रेट पे मिलता है। आरबीआई बैंकें क्या करती है, इस हाई रेट पे जो है आरबीआई से जो ऋण की मांग है वो कम कर देती हैं। जब बैंकों द्वारा ऋण की मांग कम कर दी जाती है तो बैंकों के पास जो साख है वो कम पड़ जाता है। जब बैंकों के पास सीसी यानी साख कम पड़ जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो पूर्ति है वो कम हो जाती है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जब बैंकों को ऋण आरबीआई से महंगा मिलता है यानी बैंक रेट हाई रेट पे मिलता है तो ऐसी स्थिति में बैंकें भी क्या करती है, आम जनता को, जमींदार को, उद्योगपतियों को, आम लोगों को बैंकें भी ऋण जो है हाई रेट पे देती हैं, महंगे दाम पे देती हैं। जब बैंकों द्वारा ऋण बढ़ा दिया जाता है, ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आम जनता द्वारा भी ऋण की मांग है, जो लोन की मांग है वो कम हो जाती है। जब ऋण की मांग कम हो जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति कम होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रसार है वो कम पड़ गया। मुद्रा कम होगी तो जाहिर सी बात से वस्तु सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। वस्तु सेवाओं की जब मांग कम होगी तो उनकी कीमतें गिरेंगी, कीमतें घटेंगी, जिसके कारण जो मुद्रास्फीति धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगी। तो आरबीआई द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जब महंगाई का दौर होता है, जब मुद्रास्फीति का दौर होता है तो आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देती है। इसके जस्ट विपरीत अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर चलता है, वस्तु सेवाओं की कीमतें लगातार घट रही होती है जिसके कारण व्यापारी, उद्योगपतियों, दुकानदारों, विक्रेताओं को घाटा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करती है, बैंक दर की जो दर है उसको घटा देती है। जैसे इसको घटाती है तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए जो है आरबीआई से ऋण लेना सस्ता पड़ जाता है। तो बैंकें क्या करती है, आरबीआई से ऋण की मांग बढ़ा देती है यानी ज़्यादा ऋण लेती है। क्यों? क्योंकि जो ब्याज की दर है, जो बैंक दर वो कम है, तो कम दर पे जो है बैंकें आरबीआई से अधिक ऋण की मांग करती है, जिसके कारण जो है बैंकें भी अन्य लोगों को जो है सस्ते ब्याज दर पे जो है जो ऋण की मांग है उपलब्ध कराती है। जब बैंकों द्वारा सस्ता ऋण दिया जाता है तो आम जनता, आम लोग भी जो है बैंक से जो है ढेर सारा पैसा निकालते हैं और अपना काम करते हैं। तो जब ब्याज की दर घटती है, बैंक दर जब घटता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रसार है, जो मुद्रा की पूर्ति है वो बढ़ जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ेगी और जब उनकी मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो मंदी का ये दौर धीरे धीरे छट जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बैंक रेट है एक प्रकार का उपकरण है, एक कारक है जिसका निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है और आरबीआई अपने इस उपकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में चाहे मंदी का दौर हो, चाहे मुद्रास्फीति का दौर हो, या मुद्रा की पूर्ति अधिक हो रही है, मुद्रा का प्रसार अधिक हो रहा है, या बैंकों का साख निर्माण ज़्यादा हो रहा है, या मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करना है, तो आरबीआई जो है इस टूल्स का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। वर्तमान में जो बैंक दर की जो रेट चल रही है वह 6.75% चल रही है। तो आज के लिए इतना ही।
कल हम लोग देखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।